Hello guys, how are you? So today we are going to start from a chapter number second of physics, that is the force and law of motion. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स क्या है और जो मोशन होता है बॉडी में उसके लॉज क्या हैं। स्टार्टिंग करते हैं फोर्स से कि फोर्स क्या है। देखिए जनरली हम छोटे छोटे क्लास में से पढ़ते आए हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या है। अ पुश और पुल इज द फोर्स, ये नॉर्मल हम जनरल सी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। तो देखो अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम बहुत सारी जगहों फोर्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन वी वेंट टू ओपन अ डोर, जब हम डोर को ओपन करते हैं हम उसके हैंडल को पुश कर देते हैं, और जब हम उसे क्लोज करना होता है उसके हैंडल को पुल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है दैट कि अगर बॉडी को मूव करना है तो उसको या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब बुक इज ऑन द टेबल, अगर बुक टेबल पर रखी है तो उसको मुझे अगर मूव कराना है तो मुझे उसके ऊपर उसको पुश करना पड़ेगा, उसको आगे की तरफ धक्का देना पड़ेगा, पुश किया ना। और उसको अगर अपनी तरफ लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज़ के अंदर मोशन लाना है तो उसके लिए उस पर मुझे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फोर्स क्या हो गया, यानी उसके ऊपर कुछ, यानी कि जो पुश और पुल है वही मेरा क्या है, फोर्स हो जाएगा। यानी कि आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, या तो मैं उसे पुल करूंगा या पुश करूंगा। तो यही जो पुल और पुश है मेरा क्या कहलाता है, फोर्स है। दिस इज द पुश, दिस पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। इसी को क्या कह देते हैं हम, फोर्स कह देते हैं। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में बॉडी को पुश या पुल किया जाएगा वो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहला जाएगी, और मीन्स टू से दैट कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन के उसके ऊपर पुश या पुल, या जिस डायरेक्शन से उसका फोर्स लगाया जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं फोर्स अप्लाई करने से, तो अगर हम पुश करेंगे डोर को तो वो ओपन हो जाएगा, और अगर हम उसे पुल करते हैं, समझ रहे हो, इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन द डोर, हम उसकी अपनी अवे फ्रॉम डायरेक्शन, यानी कि अपनी डायरेक्शन से दूर, अपनी डायरेक्शन से अवे, हम अपने से दूर उसे पुश कर रहे हैं तो वो ओपन हो जाएगा। और अगर हम उसे क्या करें, अगर हम उसको वहीं पुल करें, यानी कि अपनी तरफ खींचें उसको, यानी कि उसको उधर हम उस पर एक फोर्स एक्सर्ट लगाएं टुवर्ड अस, अपनी तरफ हम उसको पुल करना शुरू करें, एक फोर्स लगाएं जो उसे हमारी तरफ लाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। तो दिस पुल एंड पुश इज नोन एज, इसी पुल एंड पुश को हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं। डेली लाइफ में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पुश और पुलिंग के। लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। थ्रेड को ट्विस्ट करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। प्रेसिंग किसी चीज़ को दबाना इट इज ऑल्सो फोर्स। लिफ्टिंग किसी चीज़ को उठाना इट इज ऑल्सो अ फोर्स। स्ट्रेचिंग यानी कि पुश पुल कर रहे हैं इट ऑल्सो अ फोर्स। तो यानी कि ये कहिए कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे फोर्स का यूज़ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे लो ऑफ एक फोर्स है यूज़ व्हेन वी पुश, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी फुटबॉल को किक मार रहे हैं, या हम किसी ड्रॉर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हम जैसे, आप देखो कभी आपको अभी कोई सामान निकालना है अपनी ड्रॉर में से, आपकी ड्रॉर चाहे वो स्टडी टेबल की ड्रॉर हो, चाहे आपकी ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे वो अलमारी की ड्रॉर हो, हमें किसी जब ड्रॉर में से कोई सामान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस ड्रॉर को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं। या किसी बॉक्स को लिफ्ट करना है, या बाल्टी को, जैसे बकेट ऑफ वाटर को हम लिफ्ट ले जाना है एक जगह, हम उसे क्या करेंगे, लिफ्ट कर लेंगे। या रबर बैंड का यूज़ करना है तो हम उसे स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है ना। वेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ, जब गीले कपड़े को ट्विस्ट करते हैं एक्सक्यूज, उसमें से क्या होता है, वाटर बाहर आ जाता है। या ये कीजिए कि हम जब किसी चीज़ पे जब ब्रेक पे प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, साइकिल, गाड़ी, कार रुक जाती है। ये सब क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स। किसकी वजह से, फोर्स। इवन द रूफ ऑफ द हट, जो रूफ होती है हट्स की, वो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आता है तो जो रूफ होती है हट की, कच्चे हाउस की, वो उड़ जाती हैं, हट जाती हैं वहाँ से, इट जस्ट अवे ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम। क्यों, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स लग रहा है उसे पुश कर देता है और उसे वहाँ से वो हटा देता है, जिससे वो क्या होती है, उस डायरेक्शन से, उस प्लेस से रिमूव हो जाती है। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी क्या थे, ये हमारे अफेक्ट ऑफ फोर्स थे। अगर अफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं कुछ अफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। कहने का मतलब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। सेकेंडली, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, वो मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है, जो मूविंग बॉडी चल रही है उसको रोक देगा।
और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, यानी कि वो इसको किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर आपकी बॉडी मूविंग में है तो आपकी मूविंग बॉडी को रेस्ट में भी ला सकता है। एंड इट ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या कर सकता है, उसकी शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला आता है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फुटबॉल का लेते हैं, टू सेट बाय मूव बाय किकिंग, यानी कि जब हम किसी फुटबॉल पे ग्राउंड पे जो रखी हुई है हम उसको अपनी फुट से क्या करते हैं, किक करते हैं, तो फुटबॉल क्या करती है, मूव करना, चलना शुरू कर देती है। इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स था ऑफ आर फुट, हमारे फुट का, उसने क्या किया, उस जो स्टेशनरी बॉल थी, जो बॉल वहाँ पे रखी थी, उसको क्या कर दिया, मोशन में ला दिया, मूव कर दिया। सिमिलरली जो फोर्स इंजन को कैन मूव अ स्टेशनरी कार, जो फोर्स ऑफ इंजन है वो क्या करता है, गाड़ी को, जो इंजन भी, जब गाड़ी क्यों मूव कर रही है, कार मूव करती है क्योंकि उसका इंजन उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कार क्यों मूव करती है, बिकॉज जो इंजन है, फोर्स ऑफ इंजन है, वो उसकी स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिससे वो क्या चलना शुरू कर देती है। तो इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है, अगर किसी भी स्टेशनरी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो वो चलना शुरू कर देगी, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगी। अगर हम कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें, फुटबॉल है, मूविंग ऑन द ग्राउंड, वो हमने किक मारा, वो मूव करती है, कुछ टाइम बाद वो रुक भी जाएगी वहाँ पे। इस केस में क्या हुआ, वो रुकी क्यों, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था 8th में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, किसी भी चीज़ के मोशन को, अगर मोशन को अपोज भी करता है और मोशन भी कराता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था इस ग्राउंड का, उसने क्या किया, उस फुटबॉल को रोक दिया। सिमिलरली जो फोर्स ऑफ ब्रेक था कार का, उसने मूविंग कार को रोक दिया। तो इससे ये समझ में आ गया कि फोर्स क्या कर सकता है, कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, वो चलती हुई बॉडी को रोक भी सकता है। समझ में आ रहा है। यानी कि वी आर मूविंग अ साइकिल, मान लो, लेट कर लो, जैसे वी आर मूविंग ऑन अ बाई साइकिल, हम स्कूल आ रहे हैं साइकिल से एट अ सर्टेन स्पीड। नाउ अगर कोई अब उसको पुश कर दे, मूविंग बाई साइकिल को फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, यानी कि धक्का दे, आपने देखा होगा ना, पीछे से हम जब बैठते हैं, हमारा दो फ्रेंड हमें कैरियर से साइकिल को धक्का देता है पीछे से, तो साइकिल क्या करती है, इट विल मूव फास्टर, वो तेज चलने लग जाती है। और अगर उसे कोई पकड़ ले, अपनी पीछे की तरफ खींचे, तो वो स्लोअर हो जाती है। आपने जनरली देखा होगा, फ्रेंड रहती करते हैं ना, पीछे साइकिल पकड़ के खड़े हो जाते हैं और फिर वो आगे आगे हम पैडल मारते हैं तो हमें डिफिकल्टी होती है। तो ये क्यों हो रहा है, देन द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल डिक्रीज और इट विल मूव स्लोअर और इट डज नॉट मूव। बट द पुश और पुल है, वो क्या है, बट अ पुश और पुल इज ऑफ कॉल्ड अ फोर्स, मगर यहाँ देखो, पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, दैट कि जो फोर्स है कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल, यानी कि उसने मूविंग बाईसाइकिल की स्पीड को चेंज कर दिया। या कहने का मतलब, इट चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, वो मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तीसरा पॉइंट कवर हो गया कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, आगे आते समझते हैं एक पॉइंट। यानी कि अगर फोर्स अब किसी डायरेक्शन में अप्लाइड कर दिया जाए तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। मान लो मैंने टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, मान लो कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाने लग गए तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, व्हेन अ बॉल, जब कोई बॉल होती है इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, उसे जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, यानी कि हाइट से इन सेंस किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती चली थी। आप देखना, जब आप फ्लाईओवर से नीचे आते हैं, आपने देखा होगा कभी, जब आप फ्लाईओवर समझते हो ना, ब्रिज मतलब पुल जैसे कहते हैं, जब आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हो तो आपकी जो बाईसाइकिल है या जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। आपने जनरली देखा होगा, ढलान से जब नीचे आते हैं तो ऊपर से तो धीमे धीमे होते हैं, बट जैसे नीचे आते जाते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती चली जाती है। तो जो स्पीड होती है उस किसी भी बॉडी की, जब फॉलिंग बॉल जो ऊपर से फेंकी गई है, जब हम फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हैं, उसके इंक्रीज होने का कारण क्या है कि उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था स्प्रिंग बैलेंस में, क्लास 8 में, कि स्प्रिंग बैलेंस क्यों, कैसे स्प्रिंग बैलेंस में क्या काम करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो जो बॉडी को हम लिफ्ट करते हैं उसके ऊपर फोर्स, जो अर्थ है वो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। तो इनसे सेम केस इसमें भी यही हो रहा है कि जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है, जिस वजह से जब हम पुल से भी नीचे उतरते हैं तो हमारी जो स्पीड है नीचे आते आते क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। तो जो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की, जो क्या कर रही है, पुल ऑफ पुश लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर, जिससे क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी।
तो ऑन द अदर हैंड व्हेन अ बॉल थ्रो, और जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज अर्थ अपनी तरफ उसे फोर्स लगा रहा है, उसे पुल कर रहा है ना अपनी तरफ, और तुम आगे की तरफ जा रहे हो, तो पुल करते समय में क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे टेनिस मैच में होता है, व्हेन अ मूविंग बॉडी, जैसे मूविंग टेनिस बॉल होती है उसको रैकेट से हिट करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में चली जाती है, ऑफ द टेनिस बॉल चेंज, वो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से हिट किया गया, यानी कि उसकी जो टेनिस बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। इन दिस केस जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है टेनिस प्लेयर के थ्रू बॉल के ऊपर, वो क्या कर रहा है, उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे क्रिकेट मैच में जब मूविंग जो क्रिकेट बॉल होती है जब उसे बैट से हिट किया जाता है तो फिर उसकी डायरेक्शन, क्रिकेट बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो किसी भी एक डायरेक्शन में चली जाती है। इन दिस केस क्या हो रहा है, जो हमारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्रिकेट प्लेयर के थ्रू, वो किससे हो रहा है, बैट से हो रहा है, जो क्या कर रहा है, उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी कि बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, हम मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। जैसे कैरम में देखो, व्हेन वी टेक अ रिबाउंड, जब हम रिबाउंड लेते हैं यानी कि उसके स्ट्राइकर को रिबाउंड मारते हैं तो वो क्या होता है, उसके कोनों से टकरा टकरा के उधर उधर डायरेक्शन है हिट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कैरम बोर्ड के एजेस हैं, बोर्ड के कैरम बोर्ड के जो एजेस हैं वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इफ़ वी इलो, जैसे मान लो वी ब्लो द एयर, जब हम अपने मुंह से हवा ब्लो एयर बाहर निकालते हैं, ऑन द स्मोक राइजिंग अप, या ये कहो कि जो एयर है फ्रॉम आर माउथ ऑन द स्मोक राइजिंग अप, अब देखो जो एयर है इंसेंस स्टिक अगरबत्ती की, वो भी पूरे घर में फैल जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। या हम देखो धुआं जैसे उड़ता है, अगरबत्ती का धुआं उड़ता है, उसको फूक मारो फूक, तो क्या होता है, उसका धुआं इधर उधर बिखर जाता है ना, यानी कि स्मोक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसा इस केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, जो ब्लोइंग एयर है उसकी जो ब्लोइंग एयर है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इन शॉर्ट इस सभी एग्जांपल से ये समझ में आता है कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट वन हमारा बचता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, वो शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मेटल का ब्लॉक था, आपने उसको हैमर करना शुरू किया, हैमर करते करते एक केस ऐसा आएगा कि उसकी डायरेक्शन, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और वाकई में हो जाती है, रियलिटी में हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज आप देखो जब आप किसी नेल पे हैमर करते हैं तो नेल भी क्या होती है, नेल की जो ऊपर का पोर्शन होता है जब हिट करते हैं वो भी चेंज हो जाती है। या आप स्टोन को हैमर करो, स्टोन भी क्या होगा, टूट जाएगा, उसकी शेप चेंज हो गई कि नहीं हो गई। ये कह सकते हैं हम कि जो फोर्स है वो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं तो हम क्या रोलिंग पिन की हेल्प, मम्मी जो हमारा क्या नाम है डग होता है, जो क्या नाम है किंडेड फ्लोर, यानी कि जो किंडेड फ्लोर का मतलब हो गया जो मड़ा हुआ आटा होता है, जो जिसे लई कहते हैं, जब हम उसको हम रोलिंग पिन की हेल्प से प्रेस करते हैं तो इट कैन चेंज द शेप, उसकी शेप चेंज कर लेता है और क्या था, सर्कुलर शेप में आ जाता है। तो क्यों हुआ, फोर्स अप्लाई करने से हुआ। So all this example shows that कि force can change the shape and size of the body, वो shape भी change कर देता है और size भी change कर देता है। लोई का साइज क्या था, छोटा था, जब उसे हमने प्रेस किया रोलिंग पिन से यानी कि बेलन से, तो एक तो उसके साइज में चेंज हुआ यानी कि साइज में बढ़ गया, और शेप कैसी हो गई, गोल हो गई और बड़ी शेप हो गई। पहले वो स्पेयर था अब सर्कल में आ गया। इट मीन्स दैट कि जो फोर्स है वो क्या है, अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, ये वो इफेक्ट है जो क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूविंग मोशन में ला सकता है, या मोशन में हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है, या इट चेंज द स्पीड, वो स्पीड और डायरेक्शन की चेंज कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। बट इट ऑल जस्ट डिपेंड ऑन द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं दो तरीके के फोर्सेस पे, दैट इज द बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें बेटा, तो बैलेंस फोर्स जो होता है बेसिकली इट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है ना, जो बैलेंस फोर्स क्या होता है बेसिकली, मैं सीधी क्लियर डेफिनेशन बताता हूँ स्टार्टिंग में आपको। इट इज द बैलेंस फोर्स क्या है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये सब उन सब बॉडी का नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है जो किसी बॉडी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी कि एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो ना, एक्ट का मतलब किसी बॉडी पे जो फोर्स सारे अप्लाई कर रहे हैं। इट इफ द कहने का मतलब जो है जब किसी बॉडी पे फोर्स वर्क कर रहे हैं और उन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स समझ रहे हो ना, यानी कि टोटल जो फोर्स है वो जीरो हो जाए, तो इस केस में फोर्स हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्स हो जाता है। अब तुम कहोगे जीरो कैसे हो जाएगा सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन वी आर
फॉर एग्जाम्पल इन द टग ऑफ वॉर गेम, जब टग ऑफ वॉर गेम होता है दोनों टीम क्या करती हैं, अप्लाइंग अ सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहाँ पे उसकी वैल्यू से, उसके अमाउंट से। जब जो हमारे टग ऑफ वार टीम होती है, टग ऑफ वार में होता है ना, वो रस्सी पकड़ के दोनों तरफ से खींचते हैं, जब दोनों टीम दोनों तरफ से उसको स्ट्रेच करती हैं, एक टीम इधर से एक टीम अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्चुअली क्या रोप ना इधर जा रही ना इधर जा रही, क्यों नहीं जा पा रही? इसका रीज़न क्या है? जो फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ना हमारा किस डायरेक्शन ए में जा रहा है ना डायरेक्शन बी में जा पा रहा है। ना जाने का रीज़न क्या है? ना जाने का रीज़न है कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से। फोर्स ए उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और फोर्स बी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, जिससे उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है। यानी कि बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है। जो बॉडी होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और इफ इट इज अपेयर इन मोशन देन इट इज अपेयर इन मोशन। यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट उसके ऊपर फोर्स लाई कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कोई मूव एक ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, जैसे अलमारी है, मान लीजिए कवर्ड है, लेट अस पुश। जब आप उसको पुश करेंगे अपने हैंड से, अब तुम देखोगे वो मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं कर, वो अपनी उसी पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, चार तरीके के फोर्स लग रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है एट दैट टाइम चार तरीके के फोर्स लगेंगे। यानी कि एक फोर्स तो लगेगा ग्राउंड यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे कहेंगे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ लगा रही है। एक लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे कहेंगे हम फोर्स ऑफ रिएक्शन। समझेंगे जो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि जो ग्राउंड के थ्रू एक्सर्ट किया जा रहा है अर्थ ऊपर की तरफ, जो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एक फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो लगेगा हमारे पुशिंग की वजह से, जो हम चौथा फोर्थ जब हम उसे पुश कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें एक फोर्स लगेगा, वो होगा फोर्स ऑफ पुश, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि बॉक्स क्या रेस्ट पे था, उस पर चारों डायरेक्शन में से एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो जो बॉक्स है वो मूव कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो उस पर टोटल फोर्स लग रहा है, वो जीरो हो गया। देयर फोर्स बॉडी क्या करेगी, ऐसे बिहेव करेगी कि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, बट एक्चुअल में उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। उस स्टेशनरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, जो हमें मालूम नहीं चला ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स के जीरो होने की वजह से। ठीक है ना? तो जो फोर्स और फोर्स है, यानी कि जो फोर्स हमारे पुश का था, बॉक्स पे जो लगाया जा रहा था, वो क्या बैलेंस्ड हो गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ पुश क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, और मोशन उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जब फोर्स ऑफ पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो वो जीरो हो गए, जिसकी वजह से वो वहाँ मूवमेंट नहीं कर पाई। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ग्राउंड पे लग रही थी, ग्राउंड अर्थ जो लगा रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही सेम उसका फोर्स ऑफ रिएक्शन एक ऊपर की तरफ लग गया, जिससे क्या हो गया, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था उस पूरे ऑब्जेक्ट पे, वो जीरो हो गया और उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। यही सेम टग ऑफ वार में होता है कि जब फोर्स एक्सर्ट किया जाता है दोनों टीमों के थ्रू, वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि उतना ही फोर्स ये टीम लगा रही है, उतना ही फोर्स वो। ये ध्यान रखना एक बात मेरी, अभी देखो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी बॉडी में अगर मोशन करना है, या आप एक बात समझो, कॉमन एग्जांपल, आप कोई भी वेट जब भी उठा सकते हो जब वो वेट आपके बॉडी के वेट से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या ये पॉसिबल है आपका बॉडी वेट 30 kg और आप 40 kg का वेट उठा लो? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है सर्टेन कंडीशन, मगर एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, अगर आपको किसी बॉडी को मूव कराना है तो उसके ऊपर आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप उससे कम लगाएंगे तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी, और उससे उतना ही लगाओगे जितना वो फोर्स वो बॉडी लगा रही है, तो वो बॉडी मूव नहीं करी। तो टग ऑफ वॉर में यही होता है कि दोनों टीम सेम फोर्स लगा देती हैं, जिसकी वजह से फोर्स जीरो हो जाता है, और वो ना बॉडी इधर जाती है ना इधर जाती है, और हम कह देते हैं ऐसे फोर्स को कि बैलेंस फोर्स। बट जो बैलेंस फोर्स है वो बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, मतलब जो अमाउंट है उसका, जो वो अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, वो तो सेम होता है। ठीक है, बट जो वो क्या करता है, किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस किसी स्टेशनरी बॉडी पे एक्ट करें, तो वो क्या रहेगा, द बॉडी कंटेन टू रिमेन इन इज स्टेशनरी पोजीशन, वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा। और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। सो वो मोशन तो क्रिएट नहीं करेगा, उसको रोकेगा चलेगा नहीं, बट वो उसकी शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रबड़ बॉल और बैलून को स्क्यूज करो, दबाओ, तो वो क्या होता है, स्क्यूज दब जाता है ना दोनों हाथों से, एक हाथ से तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इन दिस केस क्या हो रहा है,
एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया हमारे हैंड ने, जिससे क्या हुआ, उसकी मोशन तो नहीं हुआ उसके अंदर, बट उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, अगला आता है अनबैलेंस फोर्स। किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो इस मोशन के होने का रीज़न है अनबैलेंस फोर्स। किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो इस मोशन के होने का रीज़न है ये अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो मोशन होगा ही नहीं। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितने भी फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, इज़ नॉट जीरो, वो जीरो नहीं है, और ग्रेटर देन जीरो या जीरो से ज़्यादा है, देन फोर्स सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ऐसे केस में उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, अनबैलेंस फोर्स कह देते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, मूव कर सकता है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना, यानी कि वेन अनबैलेंस फोर्स, जब कोई अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगा तो दे प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगा, और रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले आएगा। यानी कि चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्टेट को चेंज कर देगा। यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स है कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, वो स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है या फिर उसको रोक भी सकता है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है इट चेंजेस स्पीड, वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सपोज करो फॉर, देखिए और क्लियर हो गया, एक टॉय कार है, ग्राउंड पे है, वी पुश अ कार, हमने अपने हैंड से उसे पुश किया, हमने क्या देखा, कार आगे मूव करने लग गई। इन दिस केस क्या हुआ, उस पर चार फोर्स लगी होंगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, चार केस, फोर्स ऑफ पुश, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा होगा, और फोर्स ऑफ रिएक्शन उस पर लगा होगा। तो जो फोर्स ऑफ पुश है, और फोर्स ऑफ पुश तो उसको आगे डायरेक्शन में लगा, यानी कि वो क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ पुश हमने उसके ऊपर लगाया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, इसलिए तुम आगे मूव किया। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जो अर्थ उसके ऊपर लगा रहा था फोर्स, वो क्या हो गया, कम हो गया फोर्स ऑफ उससे। आगे क्लियर करते हैं। देखो इस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कार पे लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स क्या हुए, इक्वल हो गए थे, जिसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा था। बट अब इस केस में क्या हो रहा है, जो व्हील है हमारे टॉय कार के, वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगा रहे हैं, जो क्या बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो द फोर्स ऑफ पुश है वो ज़्यादा हो रहा है इस केस में, और जो क्या रहा, फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हुआ, और जो नेट फोर्स है उसकी वजह से क्या हुआ, गाड़ी जो है हमारा टॉय कार है वो आगे की तरफ मूव करने लग गई। जब टॉय कार मूव करी किसी एक डायरेक्शन में तो क्या हुआ, जो ग्रेट फोर्स था वो ज़्यादा था और वो मूव करने लग गई। दस जो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वी हैव टू पुश इट, हमें उसे पुश करना होगा एक ग्रेटर फोर्स से, देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यानी कि जो उस पर फोर्स ऑफ अपोजिंग है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। अगर हम, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, ये चीज़ को समझना कि यानी कि अगर हमें किसी भी बॉडी को मूव करना है, स्टेशनरी बॉडी को, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हर केस में, यानी कि फोर्स ऑफ पुश से ज़्यादा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स ऑफ पुश होना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, जिससे वो क्या करें, अपनी एक प्लेस पे ना रहे। ठीक है, आगे आते हैं, समझते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन वी आर होल्डिंग अ सूटकेस, हम सूटकेस पकड़ते हैं, उस केस में क्या हुआ, अबव द ग्राउंड, हम अबव द ग्राउंड जैसे उसकी सूटकेस को पकड़ेंगे तो क्या होगा, सूटकेस को हम उठा के तो ले जाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस पर एक्ट कर रही होगी, बट वो क्या हो रही, बैलेंस्ड हो गई अपवर्ड फोर्स से, जो हैंड हमारा लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने उसको एयर में लिफ्ट कर लिया। ना इफ वी रिलीज, अगर हम सूटकेस को लिफ्ट कर दें तो वो क्या जाएगा, अनबैलेंस फोर्स क्या होगा ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट, वो उस पर सूटकेस पे वर्क करने लग जाएगी ग्रेविटी, और सूटकेस नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी सूटकेस पे जो लग रहा था, प्रोड्यूस द मोशन इन द सूटकेस, उसने क्या किया, सूटकेस में मोशन प्रोड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे फोर्स ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा हो गई, जिससे उसने उसको नीचे खींच लिया। ऐसे ही टग ऑफ वार गेम में क्या होता है, टग ऑफ वार गेम में भी तो यही होता है कि इफ़ वन ऑफ द टीम सडनली रिलीज, अगर कोई भी एक टीम रोप को छोड़ दे एकदम से, तो क्या होता है, एक अनबैलेंस फोर्स जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि दूसरी टीम के ऊपर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक तरफ गिर जाते हैं।
यानी कि बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, इस वजह से वो टीम विनिंग टीम हो जाती है। तो वो टीम क्या है, विनिंग, या जो भी गेम के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर लिए जाती है। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था अनफोर्स का, यानी कि बॉडी के अंदर मोशन होता है तो क्यों होता है, यानी कि अगर अनबैलेंस फोर्स है तो बॉडी क्या करेगी, स्टेशनरी बॉडी मोशन में आ सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं और उसकी शेप को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन ने कुछ लॉ ऑफ मोशन दिए थे। एक्चुअली क्या था कि, तो मैं बताऊं एक चीज़, कि जो गैलीलियो थे उन्होंने ये बोला था दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इट मीन दैट उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कहने का मतलब, जब हम फोर्स, व्हेन वी टॉक ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स की बात करते हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इट यूजुअली मीन्स एन अनबैलेंस फोर्स। हो गया, अनबैलेंस फोर्स की बात होती है। बट बेसिकली जो अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है आगे, ये क्या है, ये क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। ठीक है ना, इसको क्या समझेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, क्योंकि गैलीलियो ने ये बात कही थी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे की नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।